ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, ताज तुझसे मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। ये शायरी, ये नज़्म, ये गज़ल साहिर लुधियानवी ने लिखा था अमृता प्रीतम के लिए। और गज़ल भी, शायरी भी ऐसी थी जिसे अमृता प्रीतम ने ज़िंदगी भर के लिए फ्रेम कराकर हमेशा अपने साथ रखती थी। कौन थी अमृता प्रीतम? आइए देखते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। पंजाब में पैदा हुई थी, ठीक है। और घर का माहौल कैसा था? घर के माहौल, जो इनके पिताजी थे वो धार्मिक थे। 6-7 साल की जब ये थी तो माँ बीमार पड़ने लगी, तो किसी ने कहा कि भगवान को याद करो, अल्लाह को याद करो, दुआ करो, शायद माँ बच जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 9 साल की जब ये थी तो माँ को कैंसर हुआ, माँ कैंसर से मर गई, माँ बची नहीं। बाप ने समझाया, फिर पूजा पाठ करना छोड़ दी। बाप ने समझाया कि पूजा पाठ कर लो, भगवान को याद कर लो, तो अमृता ने बात नहीं मानी, क्योंकि भगवान तो सुनता ही नहीं। अगर भगवान सुनता, भगवान देखता तो उसकी माँ को बचा लेता। तो उसके बाद 9 साल के बाद यहाँ से लाहौर शिफ्ट हो गई। और फिर 1947 के बाद अमृता प्रीतम हिंदुस्तान आ गई, क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। दुनिया के नक्शे में 2 देश बने, एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान। लेकिन इतनी आसानी से वो लाइन खींची नहीं। रेड क्लिफ जो लाइन खींची, उसके बाद जो दंगे शुरू हुए, तो कई आंकड़े बताते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। कहते 10 लाख से ज़्यादा, आंकड़ा भी नहीं मिलता। बहुत सारे रिसर्चर जो इस पर रिसर्च करते हैं तो वो बताते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और करोड़ों लोग शिफ्ट हुए। 1 करोड़ से ज़्यादा, 1.5 करोड़ के आसपास लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में स्थापित हुआ, खासकर पंजाब के इलाकों में। तो पंजाब अभी भी 2 है, एक पंजाब जो पाकिस्तान में, एक पंजाब जो हिंदुस्तान में है। तो अमृता प्रीतम कहाँ पैदा हुई थी? पंजाब में। और इन्होंने नज़म क्या लिखा था? पंजाबी नज़म। उस बंटवारे के वक्त यहाँ तक कहा जाता है कि चिनाब जो नदी है, व्यास नदी, कई नदी है उसमें, 5 नदी पंजाब में पड़ेंगे, तो नदी पूरा लाशों से भरा हुआ था। खून, पूरा पानी पूरा लाल लाल बना हुआ था खून से, बिल्कुल। इतने दंगे हुए, इतने कत्ल हुए। तो 1947 के बाद अमृता प्रीतम कहाँ आ गई? हिंदुस्तान आ गई। हिंदुस्तान में साहिर लुधियानवी मिले, ऑल इंडिया रेडियो पे काम करने लगी। कौन? अमृता प्रीतम। और कई किताबें लिखी, कई शायरी लिखी है अमृता प्रीतम। इवन यूनाइटेड नेशन में इन्होंने धर्म शब्द का प्रयोग पे सबसे पहले इन्होंने जोर दिया था कि धर्म का मतलब होता है रूहानियत। लोगों ने कहा कि मजहब, कहा कि नहीं, रूहानियत एक ही होती है, धर्म अलग, वो मजहब अलग अलग हो सकता है, लेकिन धर्म एक होना चाहिए, रूहानियत एक है, तो धर्म शब्द का प्रयोग कीजिए। तो बहुत बड़ी राइटर थी ये, ऑल इंडिया रेडियो पे काम करती थी और इनकी शायरी, इनकी गज़लों का पूरा हिंदुस्तान दीवाना था। लेकिन ये जिनकी दीवानी थी, ये जिन पे शायरी लिखती थी, वो सुनता ही नहीं था। नाम था उसका साहिर लुधियानवी। कुछ गज़ल इनके लिए लिखी थी साहिर लुधियानवी ने, और इन्होंने जिसके लिए लिखी थी साहिर लुधियानवी के लिए, तो वो कभी सुना कभी ना सुना। ज़िंदगी ऐसा मोड़ आया, ऐसी पटरी खाई, अलग अलग के, बस दोनों की शादी नहीं हो पाई, दोनों अलग अलग रहने लगे। हालांकि अमृता प्रीतम की पहली शादी हुई थी और पति का नाम था प्रीतम, प्रीत उसी से लिया अमृता प्रीतम। लेकिन आज़ादी के बाद फिर दोनों की अलग अलग राहें हो गई। तो आइए देख लेते हैं अमृता प्रीतम के बारे में। कौन सी नज़म है ये? पंजाबी नज़म है। और इतनी शानदार नज़म है कि जैसे उस ज़माने में चूँकि व्हाट्सअप तो था नहीं कि स्टेटस लोग लगाते, तो इस नज़म को, इस गज़ल को लोग जो है कॉपी पे लिख के, कागज़ पे लिख के अपने पास रखते थे। जिन लोगों के मतलब जो अपने रिश्तेदार अलग हो गए थे आज़ादी के वक्त में, जिनके यहाँ कोई कत्ल हो गया, मर गया था, या कोई जुदा हो गया, तो उस जुदाई को, उस दर्द को इसने लिखा। किसने? अमृता प्रीतम ने। अमृता प्रीतम पंजाबी में शायरी करती थी, साहिर लुधियानवी उर्दू में करते थे। तो आइए पहला बंद देख लेते हैं, पहला मिसरा देख लेते हैं। इम्तिहान में सवाल पूछता भी है और पंजाब की 5 नदी का नाम पूछता है, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम। तो आइए देख लेते हैं। नज़म का नाम ही है वारिस शाह से। नज़म का नाम क्या है? वारिस शाह से। वारिस शाह कौन है? वारिस शाह जो एक बुजुर्ग हैं। तो याद रहे कि चूँकि जो कब्र होता है, मकबरा होता है, तो मुसलमान को आस्था होती है। मुसलमान के अलावा और भी धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग, पंजाबी लोग, तो वो भी मज़ार को पूजते हैं। उनसे एक आस्था, एक उम्मीद रखते हैं, भगवान की तरह मानते हैं कि कुछ भी अगर उनके साथ समस्या आ रही है तो उसका इलाज कौन करेगा? वो जो भगवान है कब्र के अंदर है, वो उनके अपना आस्था, अपना यकीन है। तो एक बुजुर्ग है, पंजाब के बुजुर्ग हैं, जिनका मकबरा आज भी है। तो उस पर शायरी लिखी है। किसने? अमृता प्रीतम ने। तो पहला लाइन क्या कह रहा है कि आज वारिस शाह से कहती हूँ। कौन कह रही है? अमृता प्रीतम। अपनी कब्र से बोलो। कहाँ से? कब्र से। और इश्क की किताब का कोई नया वर्ग खोलो। इश्क मतलब यहाँ पे प्यार, मोहब्बत, क्योंकि आज़ादी के बाद जिससे दंगे भड़ के कंट्रोल से बाहर था, अंग्रेज ऑफिसर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आर्मी थी नहीं, कम आर्मी थी, ज़्यादातर लोग चले गए थे। तो कह रहे कि कोई इश्क का ऐसा पाठ पढ़ाइए, प्यार का ऐसा सबक पढ़ाइए कि लोग दंगा करना छोड़ दें। गांधी जी कहाँ थे? नोआखली में थे, लोगों को समझा रहे थे। और भी लोग क्या कर रहे थे? नेहरू जी झंडा फहरा रहे थे, गांधी जी बंगाल में थे। इसी तरह जो जहाँ हो सकता था, मौलाना आज़ाद
दिल्ली की जामा मस्जिद से मुसलमानों को रोक रहे थे कि आप पाकिस्तान मत जाइए, ये हमारा वतन है, हमारे बाप दादा का वतन हिंदुस्तान था, हम भी यहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी उसका भी असर हुआ, लोग कंट्रोल हुए। लेकिन तो ये भी एक शायर है, तो शायर किससे उम्मीद लगाए बैठी है? वारिस शाह से उम्मीद लगाए बैठी है। कौन है वारिस शाह? देख लेते हैं। ए दर्दमंदों के दोस्त, शायर क्या कह रहे हैं? आप दर्दमंद के दोस्त हैं। पंजाब की हालत देखिए, पंजाब सबसे ज्यादा दंगे कहाँ हुए? पंजाब में सबसे ज्यादा लोग वहां से भागे, विस्थापित जो हुए, इधर से उधर, उधर से इधर। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है। सही बात है, पूरा चिनाब लहू से भर गया, नदी किससे भरा हुआ? खून से भरा हुआ। और चौपाल में क्या भरा हुआ? लाश अटा हुआ। इस जरखेज धरती से उपजाऊ जमीन थी, जहर फूट निकला है। जहाँ जमीन धरती उपजाऊ थी, खेती होता था, वहाँ क्या निकला? जहर। मतलब लोगों में आपस में जहर फैल गया, लोग बहुत ज्यादा नफरत करने लगे, एक दूसरे से कत्ल पे उतर आए। देखो सुर्खी कहाँ तक आप पहुंची, सुर्खी मतलब खून कहाँ तक आप पहुंचा, और कहर कहाँ तक आ गया। कहर मतलब अजाब, अजाब मतलब जो दंगा हो रहा था उसको शायर ने क्या कहा? अजाब का नाम दिया। अगला मिसरा क्या कह रही है? जहाँ प्यार के नगमे गूंजते थे। नगमा क्या है? गीत क्या है? एक मोहब्बत की निशानी है, मोहब्बत के इजहार का एक जरिया है। वो बांसुरी जाने का खो गई, बांसुरी जो कृष्ण भगवान बजाते हैं, नहीं, राधा के मन की राधा ही जाने, राम ना आए बंसी बजाने, लगता है कि वृंदावन में अब ना बांग रचेगी, अब ये कहानी किस काम की, राधा तो बनी है श्याम की, वगैरह वगैरह। तो बांसुरी किसका प्रतीक है? बांसुरी प्रतीक है मोहब्बत का, प्यार के पैगाम का। तो शायर कहते कि जहाँ प्यार के नगमे गूंजते थे, वो बांसुरी का हो गई, सब खो गई। रांझे सब भाई बांसुरी बजाना भूल गए, यानी मोहब्बत की बात करना लोग भूल गए, नफरत पे उतरा है। वारिस शाह तुमसे कहती हूँ, अपनी कब्र से उठो और इसकी किताब का कोई नया वर्ग खोलो, कोई नया प्यार का पाठ पढ़ाइए, कोई सबक पढ़ाइए, ताकि लोग दंगा करना छोड़ दें। हर गले से गीत टूट गया, हर चरखे का धागा टूट गया। पहले लोग गांव में क्या होते थे? एक साथ बैठते थे, चरखा काटते थे, एक साथ काम करते थे, वो धागा टूट गया क्योंकि आपस में सहेलियां उजड़ गई, बिल्कुल दो अलग अलग देशों में बट गए। लोगों को पता ही नहीं चल रहा। आज़ादी के वक्त में आता है कि रात में लोग ये समझ में ही नहीं आ रहा था वो कहाँ है, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है, तो कहाँ जाए, तो कहाँ जाए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था और दंगे हो रहे थे। सहेलियां एक दूसरे से बिछड़ गई, चरखों की महफिल वीरान हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। वारिस शाह तुमसे कहती हूँ, अपनी कब्र से उठो और इसकी किताब का कोई नया वर्ग खोलो। तो अमिताभ प्रीतम ने ये नज्म लिखा है, किस नाम से? वारिस शाह के नाम से। सवाल क्या पूछेगा कि पंजाब की 5 नदी का नाम लिखिए, इस नज्म का खुलासा लिखिए। तो खुलासा क्या लिखेंगे? इस नज्म की शायर कौन है? अमिताभ प्रीतम है। कौन सी नज्म है? पंजाबी नज्म है। इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया। शायरा क्या कर रही है? एक मोहब्बत का पैगाम दे रही है कि किसी तरह दंगा रुके। और किससे ये उम्मीद लगाए बैठी है? वारिस शाह से, क्योंकि वारिस शाह क्या है? एक बुजुर्ग है। शायर लुधियानवी कौन थे? दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत थी, लेकिन हमेशा के लिए बिछड़ गए, कभी मिले ही नहीं, शादी भी नहीं हुई, चाहते थे लेकिन शादी नहीं कर पाए। यहाँ तक कि अमिताभ प्रीतम के बारे में तक कई अवार्ड मिला इसको, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। लेकिन ये शायरी करते थे शायर लुधियानवी के लिए, और शायर लुधियानवी बॉलीवुड के लिए शायरी करता था। मैं पल दो पल का राही, पल दो पल मेरी। तो अच्छा, ये भी शायर लुधियानवी जो है जिंदगी भर कवारे रहे, माँ मरी उसके बाद वो भी इंतकाल कर गए, लेकिन दोनों एक दूसरे से शादी नहीं की, हमेशा अलग रहे और मिल भी नहीं पाए। तो दोनों की मोहब्बत ऐसी थी और दोनों की दुनिया दीवानी थी, ऐसी शायरी करते थे। तो सवाल इसी से आएगा। आई होप कि सारा खुलासा पूछेगा तो लिखिएगा। पंजाबी नज़म अमिताभ प्रीतम ने लिखा, वारिस शाह से लिखा। पहला मिसरा तो ये लिख दीजिएगा, दूसरा मिसरा पूछ दे तो ये लिख दीजिएगा। खुलासा ये हुआ कि शायरा क्या करना चाह रही, जो दंगे हो रहे हैं, कत्ल गारतगिरी हो रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रही। कौन? शायरा अमिताभ प्रीतम। कोई डाउट हो तो बता। खूबकू बात फैल गई शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, और कैसे कह दूं कि छोड़ दिया है उसने मुझको, बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। और कहीं भी गया वो वापस मेरे पास आया, कहीं भी गया वापस मेरे पास आया, बस यही एक अच्छी बात है मेरी हरजाई की। कहीं भी गया वो वापस मेरे पास आया, बस यही एक अच्छी बात है मेरी हरजाई की। आज हम दुनिया की मशहूर शायरा के बारे में बात करेंगे, परवीन शाकिर। दुनिया में से खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत और तालीम के मुकाबले में 1952 के आसपास, उस ज़माने में जब मुस्लिम औरतें पढ़ती भी नहीं थी, उस ज़माने में इन्होंने हिस्ट्री बना दिया। आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता है एक मुसलमान की बच्चा अमेरिका जाकर तालीम हासिल करे, और वो काम क्या, वो कस्टम कलेक्टर बनी, ऑफिसर बनी, और ऐसी ऐसी हिस्ट्री बना दी। और शायरी में भी जो है औरतों के जज्बात को उस अंदाज से उछाला इसने, उस अंदाज से शायरी की कि दुनिया में अब तक इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ परवीन शाकिर की। और कहीं दूर की नहीं थी, बस दरभंगा की थी। ये दरभंगा की नहीं थी, इनके जो आबाव अजदाद थे, बाप दादा थे, उनका ताल्लुक दरभंगा से था। लेकिन ये जो पैदा हुई थी वो 1952 में पाकिस्तान में पैदा हुई थी, कराची में। 24 नवंबर 1952 को पैदा हुई, दिसंबर में मर गई। दिसंबर महीना, साल कौन सा वो देख लेंगे, 1994 में। तो पैदाइश के बारे में बात कर लेते हैं। 10वीं दर्जा की उर्दू में परवीन शाकिर का एक चैप्टर है, 2 गज़ल है।
तो इस वीडियो में हम इसकी ज़िंदगी को देखेंगे, उससे जुड़े सवाल जो एग्जाम में आते हैं वो देखेंगे। इसके बाद उनकी जो 2 गज़ल है उनका एक्सप्लेन ऑपरेशन करके आपको समझा देंगे क्या क्या उसमें है, ठीक है। और जहाँ जहाँ से सवाल आ सकता है वो सारा पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे। तो आइए पहला पॉइंट देख लेते हैं। ये कब पैदा हुई? तो 1952 इनकी तारीख पैदाइश है। अब असलाफ का वतन पूछता है तो दरभंगा बिहार के बारे में कह सकते हैं, दरभंगा। ये पैदा कहाँ हुई थी? कराची पाकिस्तान। असलाफ का वतन दरभंगा में था, ठीक है। वालिद का नाम था इनका साकिब हुसैन। साकिब के माने होते हैं चमक, कुरान में एक सूरह है अत्तारिक नजमुस साकिब, तो साकिब के माने होता है चमक। तो साकिब भी जो थे यानी इनके जो वालिद मोहतरम वो भी शायरी करते थे। तो कह सकते हैं शायरी जो है इनको विरासत में मिला था। हम लोग के चचा मोहतरम सब हैं वो खैनी लगाते हैं, तो खैनी खिलाते हैं, विरासत में हम लोग को खैनी मिला है। इनके जो आवाज़दार थे चचा दादा वगैरह सब शायरी करते थे, किताब लिखते थे, उर्दू पढ़ते थे, ठीक है। तो और वो तखल्लुस करते थे। कौन? परवीन शाकिर के अब्बा मोहतरम शायरी में तखल्लुस करते थे शाकिर। तो अब्बा के नाम पे पापा की पड़ी सब अक्सर क्या होते हैं? बाबा की लाडली होती है, अब्बा की लाडली। तो अपने अब्बा का नाम साथ में लगाया, क्या नाम था? परवीन शाकिर। परवीन शाकिर में शाकिर किसका नाम है? इनके वालिद मोहतरम का। तो टाइटल किसके नाम से लिया था? वालिद मोहतरम के नाम से। अब देख लेते हैं क्या इनकी जिंदगी के बारे में और तालीम के बारे में। तो असलाफ का वतन हो गया दरभंगा, वालिद का नाम साकिब हुसैन, शायर थे, शाकिर तखल्लुस करते थे। इन्होंने जो तालीम हासिल की है 10वीं का एग्जाम पास किया है। 10वीं को मैट्रिकुलेशन कहा जाता है, शॉर्ट में मैट्रिक बोलते हैं। तो मैट्रिक का एग्जाम जो पास किया था वो गर्ल्स हाई स्कूल से। अंदाजा कीजिए मुसलमानों की तालीम अक्सर गर्ल्स हाई स्कूल में गर्ल्स की तालीम होती थी, ठीक है। तो 10वीं का इम्तहान पास किया रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से। बीए क्या? सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से। ये सवाल पूछ देता है कि बीए किस स्कूल से क्या था, कॉलेज से? तो सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से। और एमए क्या था? इंग्लिश में भी और लैंग्वेज में भी। 2 यूनिवर्सिटी से जो है, एक ही यूनिवर्सिटी से 2 डिग्री ली थी, एक इंग्लिश की और दूसरा लिसानियात लैंग्वेज की। तो कराची यूनिवर्सिटी से। आज भी कराची यूनिवर्सिटी जाइएगा तो देखिए काफ़ी हाई फाई बना रखा है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और पीएचडी भी किया था 1971 में, पीएचडी किया था। पीएचडी कहते हैं जो लास्ट डिग्री होती है, डॉक्टरेट इन फिलोसफी। तो अंदाजा कीजिए उस जमाने में लड़की आईए बीए नहीं पढ़ती थी। हमारे गांव में 20 साल पहले ना जाती थी मुस्लिम लड़की। अब जब नीतीश से 10 रुपया दिया मैट्रिक में, इंटर में 25 साल, बीए में 50 साल, तो दौड़ दौड़ के जाने लगी। साथ में स्कूटी वो साइकिल मिला, ड्रेस मिला, खिचड़ी मिला, तो दौड़ के जाने लगी। इन्होंने पीएचडी किया था कब? 1971 में। तो पीएचडी जो किया जाता है तो उसके लिए एक टॉपिक दिया जाता है। पीएचडी अगर आप भी करेंगे तो एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर रिसर्च किया जाएगा, या उससे पहले एमफिल होता है पीएचडी से पहले, तो वो भी अगर आप कीजिएगा तो किसी टॉपिक पर रिसर्च करना होता है, तो उसको कहते हैं रिसर्च टॉपिक, तहकीकी मकाला। तो उसमें जो तहकीकी मकाला में इनका जो टॉपिक था जंग में ज़राए व अबलाग का किरदार, ये इनका रिसर्च टॉपिक था, ठीक है। इतना ही नहीं किया, यहाँ से एमए कर लिया, फिर पगला गई। अब इतनी तेज थी, ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, बहुत खूबसूरत भी थी और बहुत पागल वाली दिमाग की थी, ठीक है, बहुत ज़हीन थी। अमेरिका के पढ़ने कहाँ? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब उस जमाने में आज के वक्त में राहुल गांधी पढ़ने गए कहाँ? हार्वर्ड, वहाँ से पढ़ाई की। और बड़े बड़े लोग जैसे रघुराम राजन को देखेंगे, मनमोहन सिंह शायद, सब ये लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। टॉप लेवल का भेजा है, मतलब बहुत तेज है ये लोग, टॉप लेवल के पैसे वाले हैं। उस जमाने में परवीन शाकिर कहाँ जाके पढ़ रही है? अमेरिका में पढ़ रही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। और क्या पढ़ी? तो एमए किया, किसमें? बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में परवीन शाकिर ने एमए की डिग्री हासिल की। और इतना ही नहीं, फिर वहां से आए, फिर पागलपनी देखो। इंडिया में एग्जाम होता है वो यूपीएससी होता है, जो आप डीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। पाकिस्तान में भी एग्जाम होता है सिविल सर्विस का, पीएससी शायद नाम कहा जाता है। फिर सिविल सर्विस का एग्जाम दी, उसमें भी टॉप की, उसमें भी अच्छा नंबर आया। और फिर क्या बनी? कस्टम कलेक्टर बनी। सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया और क्या कौन सा डिपार्टमेंट मिला? कस्टम का, पैसे का, कस्टम कलेक्टर बनी। और फिर इतना ही नहीं, उसमें प्रमोशन जो होता है तो सेक्रेटरी बनते हैं, ठीक है, सचिव। तो टॉप लेवल की सेक्रेटरी बनी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इससे अंदाजा कर सकते हैं आईक्यू, तेज दिमाग किस लेवल का रहा होगा और फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा होगा। लेकिन ये सब पढ़ाई की बात थी। अब आते हैं पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ कैसी थी। आखिर तो शादी करना है, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। शादी हो गया खाला के बेटा से। जब खाले के बेटा शादी करना था, इतना कहे के लिए पढ़े, चलो कर। लेकिन वो भी बहुत बड़ा पागल था, बहुत तेज दिमाग, वो भी पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा था और वो भी टॉपर था। तो दोनों को यही इसी बात का झगड़ा चलता रहता था। वो कहती थी हम टॉपर हैं, वो कह रहा था हम टॉपर हैं, इसलिए टॉपर को टॉपर से शादी नहीं करना चाहिए। अब ये 2 टॉपर अलग हो गया। एक क्या थी? टीना डाबी IAS ऑफिसर, और अथर आमिर कश्मीर वाला, दोनों अलग, दोनों टॉपर था, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक। ये भी नसीर अली खालाजाद भाई, दोनों से शादी हुई, एक बेटा पैदा हुआ। सवाल पूछते हैं बेटे का नाम क्या था? तो सैयद मुराद अली बेटे का नाम था। लेकिन फाइनली किचकिच होते होते कहा कि भाई ऐसा करते हैं, किचकिच कम करते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, जिंदगी को थोड़ा सा सुकून से गुजारते हैं। 1989 में तलाक ले लिया, किसने? परवीन शाकिर ने। और अंदाजा लगाइए कि 15 साल से शादी शुरू कर दी थी, कितनी तेज दिमाग थी। 42 साल जिंदगी, बस ओनली 42, 27 साल तक इन्होंने शायरी की, ठीक है। और बहुत नरम दिल कह सकते, बहुत सॉफ्ट, और हमदर्दी भी था, मुहज्जब भी थी,
हिसास मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी औरतों के इशू को लेकर कि औरतों पे जो जुल्म होता था या औरतों के साथ जो मिसबिहेव होता था। ज़हीन भी थी और मुताला तो आपने देख लिया, IA किया, BA किया, MA किया, AA किया, PhD किया, फिर अमेरिका जाके पढ़ा, तो मुताला भी इसका क्या था, वसी था। और इनकी शायरी में जो जज्बात उभरा वो औरतों के जज्बात को, वीमेन फीलिंग को ज़्यादा इन्होंने अपनी शायरी में फोकस किया है। और जब शायरी लिखना शुरू किया तो मजमुआ कलाम जो है, कलेक्शन जो शायरी का, वो खुशबू के नाम से 1977 में छपा, खुशबू के नाम से। दूसरा सदेवर्ग 1981, खुद कलामी 1984 और इनकार 1990। तलाक़ हुआ 1989 में और 90 में किताब लिखा, शायरी लिखी जिसका नाम था इनकार। अंदाज़ा हो रहा है उनकी शायरी में कौन सा जज्बात था। और फिर इंतकाल जो एक एक्सीडेंट हो गया था, सड़क हादसे में कार एक्सीडेंट हुआ, तो 26 दिसंबर 1994 को इनका इंतकाल हो गया। अब देखेंगे इनकी 2 गज़ल है, उन गज़लों की तशरीह और सवाल जवाब। मेरे हिसाब से ज़्यादातर सवाल इसी में कवर हो जाएगा। परवीन शाकिर पैदा कहाँ हुई, कराची पाकिस्तान 1952, दरभंगा में, ठीक है। वालिद का नाम, पढ़ाई कहाँ से किया, अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। तलाक़ हुआ 1989। बेटे का नाम सैयद मुराद अली, शोहर का नाम नसीर अली। और ये जो आपको खुशबू, सदेवर्ग, खुद कलामी, इनकार, ये 4 उनके शायरी का मजमुआ है। सवालात इसी से आता है, आप लिख लीजिए टू द पॉइंट, एग्जाम के लिए काफ़ी, इतना काफ़ी है। क्या ये पूछ रहे कि परवीन शाकिर की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले बताइए, तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको बतला दिए, लिख दीजिएगा। परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई, वालिद मोहतरम कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया, इंतकाल कहाँ हुआ। तो ये 5 जुमला या 10 जुमला लिखना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। वो नाम हासिल फ़न होकर मेरे फ़न में रहा, कि रूह बनकर मेरी सोच के बदन में रहा। किन की रूह में, परवीन शाकिर की रूह में। क्यों, उन्होंने परवीन शाकिर की ज़िंदगी को देखा है और परवीन शाकिर ने गज़ल में और अपनी शायरी में औरतों के जज्बात को, औरतों के दर्द को, कसक को, और निकाह के वक्त जो खुशी होती है और तलाक के बाद का जो मसला आता है, जितनी तकलीफ, दर्द, कसक, टीस, और समाज जो उसके साथ मिसबिहेव करता है, उसको ऐसे फितरी अंदाज में परवीन शाकिर ने अपनी गज़लों में बयान किया है कि बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि दुनिया में जो लाखों करोड़ों औरतें हैं, खासकर मुसलमान औरतें या और भी जिन मज़हब में तलाक होता है, तो उनकी औरतों के साथ जो हालात होते हैं, उस हालात को सबको एक साथ पैरेलल बयान किया परवीन शाकिर ने और फितरी अंदाज में बयान किया। बहुत ज़्यादा बगावत नहीं है, लेकिन अपने दर्द को बताया है, साथ में निकाह के वक्त की खुशी को और खुशी वाली ज़िंदगी को, और जब घर गुजर जाए तो घर गुजरने के बाद जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ को परवीन शाकिर ने बयान किया है। और इस अंदाज से बयान किया, इस लफ्ज़ का ऐसा इंतखाब किया है कि खुद ही एक शेर में कहती है कि मर भी जाऊँ तो लोग कहाँ भुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे होने की गवाही देंगे। तो कैसा लफ्ज़, आइए देखते हैं। गज़ल का पहला शेर है परवीन शाकिर का, और कब लिखा था, जब 1989 में, 1989 में उनका तलाक हो गया था, तो 1990 में एक गज़लों का मजमुआ लिखा जिसका नाम था इनकार। 1989 में तलाक हुआ और 1990 में क्या लिखा, इनकार के नाम से गज़लों का मजमुआ लिखा। 10वीं में जो क्या पहली गज़ल है, उसका पहला मिसरा देख रहे हैं, 7-8 मिसरे की गज़ल है, तो उसको उसकी तशरीह देख लेते हैं, उससे जो जुड़े सवालात आएंगे उस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। तो पहला मिसरा है कि गए मौसम में, गए मतलब जो बीते हुए ज़माने में जो खिलते थे गुलाबों की तरह। गुलाब जो है इशारा होता है, एक सिंबल होता है, प्रतीक है गुलाब किसका, खुशी का। तो यहाँ पे ये गुलाब मतलब नहीं कि गुलाब खिला, यहाँ पे गुलाब खिलने का मतलब कि खुशी का मौका। तो कह रही इशारा कि जो पुराने ज़माने में या बीते लम्हे में या निकाह के वक्त या खुशी के वक्त जो खुशी हुई थी, जो खुशी मनाया था हमने परवीन शाकिर ने, कौन से मौसम में, गए मौसम में। यहाँ पे मौसम मतलब ज़माना, पिछले ज़माने में, शादी के ज़माने में जो गुलाब था, जो खुशी थी, जिससे खुशी मनाए थे, ठीक उस खुशी का असर क्या होगा, हर प्लस माइनस कैसे हो जाएगा। शायर कह रहे कि दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। जो ख्वाब आपने देखा था जब निकाह हुआ था और खुशी मिली थी और आपने खुशी मनाया था, तो जब निकाह के बाद जब तलाक होता है या इस तरह के हालात बिगड़ते हैं, तो वही ख्वाब, वही खुशी, वही गुलाब किसकी तरह हो जाता है, अजाब की तरह से एक औरत की ज़िंदगी में हो जाता है। इसी को पहले मिसरे में कह रही है कि गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। अगले मिसरे में और माने स्पष्ट होता है, क्या कह रही है कि राख के ढेर पे अब रात बसर करनी है। किसके ढेर पे, राख के ढेर पे। राख के ढेर पे रात क्यों बसर करेंगे, क्योंकि अगला मिसरा कह रही है कि जल चुके हैं मेरे खीमे मेरे ख्वाबों की तरह। शायर करी मेरा जो घर है, जो खीमा है, जो घर हमने बनाया था, सजाया था, जो ख्वाब हमने देखा था, वो ख्वाब अब जल चुका है। तो जैसे घर अगर जल गया, जैसे अभी फ़लस्तीन में हो रहा है, ठीक है, तो बमबारी होगी तो पूरा बिल्डिंग गिर गया, तो अब कहाँ रात बसर करेगा आदमी, फुटपाथ पे करेगा, उसी मलबे पे रात बसर करेगा। तो शायर ये कह रही कि ख्वाब का इशारा ये भी कर रही है कि मौत ये नहीं कि इंसान की जिस्म से जो है रूह निकल गई तो मौत आ गई, बल्कि मौत, ख्वाब का मर जाना भी तो मौत है, खुशियों का छिन जाना भी तो मौत है, इंसान अपनी मर्जी से कोई फैसला ना ले सके, ये भी तो मौत है। तो शायरा कह रही कि अब रात कैसे गुजरेगी, रात मतलब अंधेरा। यहाँ पे रात मतलब रात नहीं है, बल्कि ज़िंदगी कैसे बीती, ज़िंदगी में अंधेरा छा चुका है। क्यों छाया है, क्योंकि तलाक हो चुका है 1989 में। तो कह रहे कि रात कैसे गुजरेगी, रात मतलब ज़िंदगी, ज़िंदगी में अंधेरा। क्यों अंधेरा, क्योंकि अब रात के ढेर पे रात बसर करनी है।
क्योंकि जल चुके हैं मेरे खीमे, जो खीमा इन्होंने बनाया था, जो घर बनाया था, वो घर ख्वाब जैसे जल जाता है, ख्वाब टूट जाता है, दिल टूट जाता है, ऐसे खीमा भी जल चुका है, वो आशियाना भी जल चुका है। जो शादी हुई थी नसीर अली के साथ, वो बात अब बिगड़ चुकी थी। तीसरा मिसरा कह रहे कि सात दीद, सात कहते हैं लम्हों को, दीद मतलब देखना, कि जब महबूब के चेहरे पे पहली नज़र पड़ती है तो वहाँ पे आरिज, आरिज मतलब रुखसार, गुलाबी। अब तक तो रुखसार जो है, गाल जो है, चेहरा जो है, वो क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, खुशी से लाल हो जाता है। तो ये इशारा कर रही है कि जिस वक्त आपसे मिले थे, जिस वक्त आपसे मुलाकात हुई थी, उस लम्हे का जो है, उस लम्हे को मैं अभी भी महसूस कर रही हूँ। मेरा चेहरा गुलाबी हो गया था। क्यों? अब कैसा गुलाबी हो गया? तो अव्वलीन, अव्वल मतलब पहला, पहले लम्हों के गुलनार हिजाबों की तरह, गुलार अनार का फूल आता है, लाल लाल आता है। तो कह रहे कि हम इतने खुशी से शर्मा गए थे, आपको पाने की खुशी इतनी थी, हमारा चेहरा गुलाबी गुलाबी हो गया था। तो ये खुशी को बता रही है। फिर अगले मिसरे में फिर गम को बताई। क्या कह रही है कि गैर मुमकिन है। एक शेर में दर्द बताया, दूसरे शेर में खुशी बताई, फिर तीसरे चौथे मिसरे में क्या कह रही है, गैर मुमकिन है। कह रही मुमकिन नहीं है तेरा बुलाना, नहीं, गैर मुमकिन है, मुमकिन नहीं। क्यों? तेरे घर के गुलाबों का शुमार, शुमार मतलब गिनती। ये भी बता कि गुलाब मतलब फूल नहीं होता, गुलाब मतलब यहाँ पे गुलाब सिंबल है, प्रतिचिन्ह है किसका, खुशी का। तो यहाँ पे कह रहे इशारा कि तुम्हारे घर में जो गुलाब है, जो खुशियाँ है, उसको गिन नहीं सकते। क्यों नहीं गिन सकते? अगला मिसरे में दर्द को देखिए, मेरे रिश्ते हुए जख्मों के हिसाबों की तरह। किसके जख्म? तुम्हारे घर में खुशी है, कितनी खुशी है, गिन नहीं सकते। मेरे घर में क्या है, जख्म है, जख्म से जो मवाद निकलता है, ब्लड निकलता है, तो उसको बोलते हैं रिश्ना। तो ऐसे इशारा करे कि मेरे दिल में इतना जख्म आ गया, वो जख्म छूटा नहीं है, हर वक्त रिश्ता रहता है उसमें से जख्म, यानी तुम्हारी यादों का जो जख्म है वो हर वक्त हमें दर्द देता रहता है। तो कह रहे कि ये जख्म इतना कि ये भी बेहिसाब है, मेरे रिश्ते हुए, रास्ते नहीं, रिश्ते हुए जख्मों के हिसाबों की तरह। और तुम्हारे घर में जो खुशी है ये भी बेशुमार है। तो गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार मेरे रिश्ते हुए जख्मों के हिसाबों की तरह। तुम्हारे यहाँ खुशी की कमी नहीं, मेरे यहाँ दर्द की कमी नहीं। तुम्हारे यहाँ अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ कोई आने रहा, क्योंकि हमारा खिमा क्या हो चुका है, जल चुका है। अगला मिसरा देखिए, अशारा जो है शिकायत कर रही है। क्या करिए कि याद तो होंगी, कुछ अपनी अहमियत बता रही है, सारी बातें याद तो होंगी। किसको? जो मोहब्बत की बात है, निकाह के बाद की बात है, खुशियों का जो घर बसा है उसकी बात है, कह वो सारी बातें तुमको याद होंगी। किसको कह रही है? अपने शौर से। याद तो होंगी तुझे बातें अभी, लेकिन सेफ में रखी बंद किताबों की तरह। अलमारी में जैसे आप किताब बंद कर दी, जैसे 10वीं पास कर देगा, आप किताब रख दी एक बार, तो दोबारा उस किताब को हम नहीं खोलते हैं। तो शायद वही कह रहे कि एक बार जो चीज़ें बंद हो गई, आपको मेरी सारी बातें याद होंगी, लेकिन अब तलाक हो चुका है, हमारा मिलना मुमकिन नहीं है। तो सारी बातें क्या है, अलमारी में रखी बंद किताबों की तरह, सब बेकार है, बस याद होगी लेकिन आप उसको पढ़िएगा नहीं। लेकिन फिर महबूब से शिकायत करे। क्या शिकायत कर रही है कि कौन जाने कि तू नए साल में तू किसको पढ़े। किस सवाल है महबूब पे कि कौन जाने, कौन जाने, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। अगले साल में किसको पढ़े, हो सकता है दूसरी शादी कर लो, कोई और ढूंढ लो, तुम्हारी वफा का भरोसा नहीं है। तेरा मेयार बदलता है निसाबों की तरह। मेयार कहते हैं स्टैंडर्ड को, तुम्हारे स्टैंडर्ड का कोई भरोसा नहीं। आज इसको चुन रहे हो, कल किसको चुनोगे, कोई भरोसा नहीं। कुत्ते वाली जिंदगी तुम्हारी, तुम्हारा नेचर। निसाब कहते हैं सिलेबस को, जैसे सिलेबस बदल जाता है हर साल, निसाब बदल जाता है, किताबें बदल जाती है, उसी तरह तुम्हारा नेचर भी, तुम्हारा स्टैंडर्ड भी बदल जाता है। एलकेजी स्टैंडर्ड है ना, तो ये सारे भी करें। मेरा मतलब स्टैंडर्ड बदल रहा है। क्यों? आज हमें चुने, हमसे तलाक हो, कल किसी और को चुन लोगे तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। इस नशे में करिए। अगला मिसरा, शौक हो जाती है बीत तेरी आँखों की चमक। शौक कहते हैं कि मोहब्बत से किसी को देखना, बोल्ड होकर देखना, बिंदास होकर देखना, चाहत भरी नजरों से देखना, तो कहे तुम्हारी आंखों की चमक शौक होती है। गाहे गाहे तेरे दिलचस्प जवाबों की तरफ। फिर शायरा जो अपने महबूब की बातों को याद करके सोचती है, अहमियत बताती है, कैसे जब उससे बातें होती थी तो उनकी आंखों में चमक होती थी, मोहब्बत होती थी, उसको बयान कर रही शायरा। और सबसे बड़ा दर्द आखिरी शेर जो है गज़ल का मक्ता का शेर है कि हिजर की सब। हिजर मतलब जुदाई। और एक बच्चा था, उसने पूछा कि टीचर से कि सर ये बताइए कि गाना है बहाल हिजरा, क्या है कि याद नहीं आ रहा मुझे, तो कहा कि हिजरा तो स्टेशन पे होता है, ये कौन सा हिजरा, तो वो हिजरा नहीं बल्कि हिजरा होता है, हिजर से बना मतलब जुदाई। हिजर की शब, शब मतलब रात, मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, दस्तक मतलब नॉक करना, खटखटाना। तो शायद क्या करे कि मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, कौन आवाज़ देगा, तेरी खुशबू। किसकी खुशबू? महबूब की खुशबू, उसकी बातों की, उसकी यादों की, उसकी ज़िंदगी की खुशबू। कैसे दस्तक देगी, आवाज़ लगाएगी मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। जैसे कि इंसान का ख्वाब खो जाता है, फिर वो हासिल नहीं होता है ख्वाब दोबारा, इसी तरह की दस्तक तो देगी, तुम्हारी याद तो आएगी, लेकिन कैसी आएगी, याद आने के बाद भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो परवीन शाकिर की 10वीं दर्जा की गज़ल था। 1 2 3 4 5 6 7 8 सुना है जब वो बोले तो होठों से फूल झड़ते हैं। सुना है जब वो बोले तो होठों से फूल झड़ते हैं, और ऐसी बात है तो चलिए बात करके देखते हैं। ये कहना है जनाब अहमद फराज साहब का। 10वीं दर्जा में 2 गज़ल है इनकी।
इम्तिहान में सवाल जो आते हैं वो इनकी ज़िंदगी के बारे में और इनकी गज़लों से, उनकी तशरीह और गज़ल में क्या क्या कहा उन्होंने उसके बारे में सवाल आ जाते हैं। उन्हीं का शेर है ये। रोमानवी शायर, रोमांटिक शायर है पाकिस्तान के। इनकी पैदाइश हुई 1933 में पेशावर में। पेशावर याद रहे, पेशावर यूनिवर्सिटी है और जगह का भी नाम है। और वही हमला हुआ था बम से, वहीं से गज़ल निकली थी कि मुझे माँ से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। खैर, तो वो आपकी बात है। लेकिन 1933 में पैदा हुए कौन? अहमद फराज पेशावर में। घर का माहौल कैसा था? तो घर का माहौल अदबी था और शायराना था। अदब कहते हैं ज़बान को, इस उर्दू अदब हुआ, इंग्लिश लिटरेचर हुआ, हिंदी साहित्य हुआ, एक ही चीज़ हुई। तो घर का माहौल कैसा था? अदब का था, शायराना था, यानी जो बड़े थे घर के वो भी शायरी करते थे। तो ये भी तालिब इल्मी के ज़माने से, यानी पढ़ने के ज़माने से शायरी करने लगे और आसान ज़बान में, आम खास सब में शायरी करने लगे। लोगों ने इनको काफ़ी सराहा भी। मकबूल शायर कहा जाता है, रोमांटिक शायर कहा जाता है। और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री इनको जो मिला वो कराची यूनिवर्सिटी से, रांची नहीं, रांची का पगलखाना इंडिया में, झारखंड में, कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की थी। कौन सा? डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री। उसके अलावा मैगजीन भी लिखा था, रिसाला कहते हैं, रिसाला की जमा पूछ देता है इम्तिहान में, रिसाला की जमा रिसाइल होगा, ठीक है, तो वो पूछ देता है। तो रिसाला लिखा था, 2 माहनामा था, एक इश्तियाक और दास्तान, 2 रिसाला था, महीने में निकलता था, ठीक है। इस वीडियो में इनकी ज़िंदगी को देख लेते हैं, उसके बाद उनकी 2 गज़ल है, उनकी तशरीह देख लेंगे। तो रिसाला 2 निकाला था, एक इश्तियाक और दास्तान, ये हर महीने निकलता था। और एक था खादिम, खादिम कहते हैं खिदमत करने वाले को, सेवा करने वाले को, तो वो हफ्तावार हर हफ्ते निकालते थे। अच्छा, लेक्चरर बने ये। पढ़ने लिखने के बाद अब करेंगे क्या? शादी वादी होगी तो अब जॉब तो कीजिएगा ना। तो जो वहीं कर रहे थे, पेशावर यूनिवर्सिटी में कर रहे थे, लेक्चरर थे, प्रोफेसर कह सकते हैं। लेक्चरर बनने के बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर बनते हैं। तो ये प्रोफेसर बने अहमद फराज, किसके? उर्दू के। और एक सवाल आता है इम्तिहान में कि वो कहाँ आए थे हिंदुस्तान में अपने मरने से कुछ दिन पहले। तो 2009 में वो आए थे, वो दरभंगा में आए थे और मकबूल शायर माने जाते थे। और इनकी मकबूलियत पूरे आलमी ग्लोबल लेवल पे था, वर्ल्ड लेवल पे कह सकते हैं या इंटरनेशनल लेवल कह लीजिए। जैसे सऊदी अरब में मुशायरा होता है, दुबई में होता है, कतर वगैरह में मुशायरा होता है, पाकिस्तान वगैरह सब में तो होता ही है। तो उनमें भी इनको बुलाया जाता था। अभी भी वो सारे जो स्कॉलर हैं, शायर हैं, तो उनको बुलाया जाता है। उसके बाद जो है इन्होंने जो है मजमुआ लिखा, 12 मजमुआ, 1 दर्जन पूरा। 12 मजमुआ मतलब जो शायर जो शायरी करता है उनकी शायरी को जब कलेक्शन में एक जगह लिख दिया जाता है किताब की शक्ल में, तो उसको मजमुआ कहते हैं, ठीक है। तो 12 मजमुए इन्होंने लिखा था। उनका नाम है तन्हा तन्हा, याद रखना, तन्हा तन्हा, दर्द आशोक, नायाफ्त, शब खून, मेरे ख्वाब रेजा रेजा, जाना जाना, बेआवाज गली कुचू में, नाबीना शहर में आयना, सब आवाज़ें मेरी है, बस अंदाज मौसम, ख्वाब गुल परिशा है, गज़ल बहाना करूँ। ऐसे याद कर लीजिए, इसमें से 1-2 सवाल आता ही है। गज़ल बहाना करूँ, ख्वाब गुल परिशा है, पसंदाज मौसम, सब आवाज़ें मेरी है, नाबीना शहर में आना, बेआवाज गली कुचू में, जाना जाना, मेरे ख्वाब रेजा रेजा, रेजा रेजा कहते हैं टुकड़े टुकड़े होना, शब खून, नायाफ्त, दर्द आशोक, तन्हा तन्हा। तो ये इनकी शायरी के कितने मजमूए हैं? 12 मजमूए हैं। इसके अलावा कहते हैं 1987 में एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी एंड कहते हैं, उन्होंने इनकी सारी शायरी को असासा के नाम से शाये किया। शाये के मतलब छापा, पब्लिश किया। कितने जिल्द में? 4 जिल्द में इनकी किताब को छापा। तो ये भी सवाल इम्तिहान में आ जाता है कि असासा के नाम से छपा था 4 जिल्द में। रोमानी शायर थे, अवाम खासा में शायरी होती थी इनकी, लेकिन इनकी जो शायरी का सेंटर है, मरकज़ है, वो हुस्न इश्क ही है। तो हुस्न इश्क में फोकस करते थे। अब हम बात करेंगे, ये तो 12 शायरी मजमू हो गया। अब हम बात करें इनकी गज़ल, कौन सी गज़ल? 2 गज़ल है, तो दोनों गज़लों की तशरीह हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अहमद फराज की ज़िंदगी देख चुके हैं, अब देखेंगे इनकी गज़ल को। गज़ल के लिए 2 गज़ल है, लेकिन इसमें पहली गज़ल जो है उसको देख लेते हैं। पहली गज़ल में चाचा क्या कह रहे हैं कि दौलत दर्द को, क्या कह रहे हैं? दौलत दर्द को, यानी जो दर्द आपके पास है, कौन सा दर्द? हमको क्या पता कौन सा दर्द है आपके पास, तो जैसा भी दर्द है। लेकिन मेरा कहना यह है कि शायर कैसे हैं? रोमांटिक हैं, तो कौन से दर्द वाली बात करेंगे? मोहब्बत का दर्द, हुस्न इश्क का दर्द, ठीक है। और मोहब्बत ऐसा खेल है ना, वो रुला ही देता सबको, ठीक है। चाहे कितना बड़ा पत्थर कलेजा हो, मजबूत हो, खल्ली हो, जौन से ना हो, सब रो देता है, ठीक है। तो ये शायर ये कह रहा है कि जो दर्द है, किसका दर्द? मोहब्बत का दर्द। ये कैसा है? दौलत की तरह। ये एक एसेट्स है, आपकी प्रॉपर्टी, इसको मत सबको बताइए, इसको क्या कीजिए? छुपा कर रखिए। दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद ना हो, दिल में समुद्र रखना। क्या मतलब हुआ इसका? आपकी आंख में बूंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्द है। दर्द है तो आदमी रोएगा, तो रोएगा तो आंख में बूंद आएगा, लेकिन फिर कहे कि नहीं, तो दर्द को क्या कीजिए? छुपा कर रखिए। दौलत की दौलत को छुपा कर रखिए, और आंख में ऐसे छुपा कर रखिए कि आंख में बूंद भी ना आए। तो फिर कह रहे दिल में समुद्र रखना। दिल में कैसे समुद्र को रखे? दिल इतना सा समुद्र इतना बड़ा कैसे रखिएगा? तो कह रहे कि दिल में दर्द का तूफान है,
दिल में मोहब्बत की शिकायत है, नफरत है, बहुत कुछ है, लेकिन कह रहे कि हमने दिल में समंदर रख रखा है, किसका? दर्द का, तकलीफ का, मुसीबत का, लेकिन आंखों से जाहिर नहीं होने देंगे। हमारी आंखों में देखिएगा तो आपको आंखों में बूंद तक नहीं मिलेगा, आपको एक पत्थर का ले जाए, ये दिल तो पिघलता ही नहीं है, ठीक है। तो पहला मिसरा में शायर क्या कह रहा है? अहमद फराज की पहली गजल का पहला मिसरा, तो दर्द की दौलत को क्या कीजिए, दुनिया से छुपा कर रखें, अपना दर्द हर किसी को नहीं बताइए, हर कोई इस काबिल भी नहीं होता, हर शख्स नहीं होता, हर शख्स के काबिल हर किसी से दिल लगाया नहीं करते। तो वही चीज़ है कि आप दर्द की दौलत हर किसी को नहीं बताया कीजिए, आंख में बूंद मत रखिए, अगर आंख से पानी गिर जाए तो छुपा लीजिए, भले दिल में बहुत सारा समंदर हो, तूफान हो, दर्द का तूफान हो। फिर अगले मिसरे में कह रहा कि कल, क्या कह रहा है? कल, कौन सा कल? गुजरा हुआ कल या आने वाला कल? नहीं, गुजरा हुआ कल। तो कल वाला कल के बारे में कह रहा है कि कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा। कल मतलब जो बीते हुए कल का, आने वाले कल में क्या आएगा? ख्याल आएगा। क्यों ख्याल आएगा? आज इतना भी न रातों को मनोवर रखना, आज खूब पार्टी कर रहे हैं, खूब दोस्ती कर रहे हैं, खूब मोहब्बत कर रहे हैं, कल जो बिछड़ जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, जुदाई हो जाएगी, तो आपको इस कल का क्या आएगा? ख्याल आएगा। कौन सा? बीते हुए कल का, आने वाले कल में क्या आएगा? ख्याल आएगा। तो शायरी कह रहे हैं कि आज जमाने का ख्याल जो है बचा के रखिए, रातों को इतना भी मनोवर मत रखिए, इतना भी खुशी मत मनाइए, खूब धूम धड़ाका कर रहे हैं, कल को मातम कर रहे हैं, तो नॉर्मल लाइफ जिए, ये शायर कहना चाह रहे हैं कि कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, आज इतना भी न रातों को मनोवर रखना। अगला मिसरा शायर ये कह रहा है, अपनी बेवकूफ़ी पे, अपनी मोहब्बत पे, अपनी नादानी पे कह रहा है शायर कि अपनी आशुफ्ता मिजाजी पे, किस पे? आशुफ्ता मिजाजी, मुंतशिर मिजाजी, अपनी बेध्यानी, अपनी बेख्याली पे अरे हंसी आती है। किस पे हंस रहा शायर? खुद पे कह रहा है, मैं कितना बेवकूफ़ इंसान हूँ कि दुश्मनी संग से, संग हिंदी में मतलब साथ साथ, ये उर्दू में संग मतलब पत्थर है, बताए पत्थर का ले जा, तो दुश्मनी किससे? शंग से। और पैकर ये शीशा किसका रखे हुए हैं? कांच रखे हुए, किसका? शीशे का गुलदस्ता, क्या कह सकते हैं उसको, कोई सा भी सामान है तो वो हाथ में रखे हुए आप, और दुश्मनी किससे रखे हुए हैं? पत्थर से। तो शायरी कह रही ये आपकी बेवकूफ़ी है कि ज़माना कैसा है? संग दिल है, और आप मोहब्बत करने चले तो ज़माना आपकी मोहब्बत को कबूल नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कह रहे कि अपनी बेवकूफ़ी पे मुझे खुद ही हंसी आ रहा कि किससे दुश्मनी कर लिए, किससे मोहब्बत कर लिए। अगला आंसर कह रहा कि आस कब नहीं थी दिल को तेरे आ जाने की, उम्मीद था कि तुम आओगी, आज नहीं तो कल आ जाओगी। लेकिन कह रहे कि इतनी भी आस नहीं लगाए, इतनी भी मोहब्बत नहीं है, इतनी भी तूफान नहीं है कि हम आपकी मोहब्बत में क्या कर लें, घर से कदम बाहर निकाल लें। अपने माँ बाप की इज्जत को हम बर्बाद करने वाले नहीं है। मोहब्बत तो है, आस है, क्या पाइएगा, लेकिन नहीं है तो दीवार फांद जाएंगे, घर से भाग जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, नस काट लेंगे, ऐसा करने वाले नहीं है। भले ही रोमांटिक शायर, मोहब्बत वाले शायर है कौन? अहमद फराज। चौथा मिसरा, अगला मिसरा कह रहा है, सॉरी आखिरी मिसरा कह रहा है कि जिक्र उसका, किसका? जिससे मोहब्बत है उसका। सही, बज़ में, बज़ मतलब महफिल में बैठे हुए हैं और जिक्र चला, अपना नाम लिखे हुआ, अपना नाम जिस शेर में वो क्या होता है, मक्ता होता है, गजल का आखिरी शेर, किसका जिक्र? उसका। मोहब्बत है जिससे उसका, कहाँ? मजलिस में। लेकिन दर्द, आप जब उसका तस्करा होगा, जिससे मोहब्बत है उसका चर्चा होगा, तो तकलीफ तो होगी, लेकिन नहीं, दर्द कैसा ही उठे, कौन भी फल हम खा लेंगे, बताएंगे किसी को नहीं, हाथ न दिल पर रखना, दिल पे हम हाथ ही नहीं रखेंगे ताकि लोग हमारे दर्द को जान ना सके। या भी वही कह रहे हैं, दौलत दर्द को क्या कीजिए, छुपा कर रखिए, जिससे मोहब्बत उसको छुपा कर रखिए। तो दर्द कैसा ही उठे, तकलीफ कैसी उठे, आप मोहब्बत में हो, गम में हो, दर्द में हो, लेकिन अपना दर्द, अपनी मोहब्बत किसी को मत बताइए। सीधा सीधी शायरी करा कि अपनी मोहब्बत का जो आपका दौलत है, आपका जो दर्द है, जिससे मोहब्बत कर रहे हैं, उसके नाम को रुसवा मत कीजिए, उसको छुपा कर रखिए। इतना ही कहना चाह रहा शायरी शेर में। पहली गजल देख चुके, अब आखिरी है किसका? अहमद फराज का। शायर क्या कह रहा है कि तेरे होते हुए, किसके होते हुए? तुम्हारे होते हुए हराम खोर, कह रहा है ना, दो सब कितना नमक हराम है, तुम्हारे होते हुए ये सारी परेशानी है। तो शायर कह रहे कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, यानी जो शायर का दोस्त है, महबूब है, कह रहे तुम किस काम के हो, निकम्मी हो, किसी काम के नहीं, तुम्हारे रहते हुए हमको रोशनी के लिए क्या करना पड़ रहा है, दिव्या जलाना पड़ रहा है। तुम अगर कुछ काम कर देती, घर का काम कर देती, तो हमको क्या जरूरत है चिराग जलाने का। तो शायर कहीं कहीं क्या कर रहा है, यहाँ पे शिकायत कर रहा है दोस्त से, महबूब से, कि तेरे होते हुए भी हमको चिराग जलाना पड़ रहा है। अपने सीनियर से, अपने बड़े से मुखातिब बोल सकता है कि आपके रहते हुए आप हमको रास्ता नहीं बता रहे हैं, आप क्या करते हैं, हमको चिराग नहीं दिखा रहे, आपके रहते हुए हमको खुद से चिराग जलाना पड़ रहा है। कहीं पे अल्लामा इकबाल ने इसको कहा था कि खूने जिगर से होती है मेरे नवा की परवरिश, मेरी ख्याल की परवरिश किससे? खूने जिगर से होती है। तो इस तरह से कलम सर क्या करें, लोग क्या सादा है, सूरज को दिखाते हैं चिराग। लोग कितने सादा है, सादा मतलब कितने मासूम बन रहे, कितने भोले से बन रहे, कितने भोले बन रहे कि सूरज को भी क्या दिखा रहे हैं, चिराग दिखा रहे हैं। यानी खुद इंटर पास करके पीएचडी वाले को, एमकॉम वाले को टक्कर दे रहा है, एमएससी वाले को, कह रहे कि तू क्या, हम तो ये है वो है। मतलब लोग अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट समझते हैं कि बस जो है सो हम ही हैं। सूरज को भी क्या करते हैं, चिराग दिखाने लगते हैं, जिसके बाद थोड़ा सा भी नॉलेज हो
कहावत है कि आधे जल गगरी छलकत जाए। तो जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज हो ज्यादा फुदकता है, ये कर देंगे वो कर देंगे दुनिया हिला देंगे। तो ये शायद क्या मत फराज के लोग क्या साथ है, सूरज को भी क्या कर रहे हैं, चिराग दिखा रहा है। पहले मिस्र में शिकायत कर रहा है कि आपके होते हुए भी हमको क्या करना पड़ रहा है, रोशनी लाने की जरूरत पड़ रही है, चिराग जलाना पड़ रहा है। और लोग कितने मासूम है, कितने सीधे साधे कि सूरज को भी क्या कर रहे हैं, चिराग दिखा रहे हैं। शायद अपने आप को कह रहा है कि हम उर्दू की दुनिया के इतने बड़े हीरो हैं और हमको भी आप क्या कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझ के रास्ता दिखाइए, किसको क्या दिखा रहे हैं। फिर अपनी कमी के बारे में बता रहे कि अपनी महरूमी के एहसास से, एहसास समझ रहा, इमोशन, डूब जाऊं तेरी आंखों के मोशन में, क्या है, ओशन में, स्लो मोशन में। तो शायद यहाँ पे कह रहे कि हमारे पास जो इमोशन है, एहसास है, फीलिंग है, वो अपनी महरूमी का, अंडर एस्टिमेशन का, कि मेरे पास कुछ नहीं, गरीबी है। और उस गरीबी के एहसास से हम शर्मिंदा है, यानी अपने पास नॉलेज की कमी बता रहा, टैलेंट की कमी बता रहा है, ये गरीबी है जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं हम, लोगों के काम नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन वो शायद अपने बारे में नहीं कह रहा है, लोगों के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग, खुद पढ़ने नहीं आता तो दूसरे को पढ़ने नहीं देंगे, न खेला न खेले दे, खेलवे बिगाड़ दे। तो वही शायद कह रहा है कि हमारा जमाना कैसा है कि न खुद पढ़ेंगे न दूसरे को पढ़ने देंगे। आपको पढ़े तो जाकर डीजे बजाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, पता नहीं खाला को कहाँ से लाएंगे, कुछ भी सब करता रहते हैं लोग। तो शायद अगर अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा कि हमारे पास जो हमारा एहसास है, यानी मेरे पास कुछ नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा समाज कि खुद भी नहीं पढ़ेगा दूसरों को भी पढ़ने नहीं देगा, खुद भी अच्छा काम नहीं करेगा दूसरों को भी अच्छा काम करने, खुद भी मोहब्बत इश्क न करेगा दूसरों को भी ना करने देगा। अगला मिसरा शायद क्या कर रहा है कि बस्तियां दूर हुई जाती है, जिस गांव में, जिस शहर, जिस बस्ती में, वो हमसे दूर हो गई, रफ्ता रफ्ता। तो क्या करेगी मुझसे, रफ्ता रफ्ता रफ्ता, मतलब धीरे धीरे बस्तियां दूर हुई जाती है, दम बदम आंखों से छुपते चले जाते हैं चिराग। यहाँ पे इशारा किया कि जब बस्तियां दूर हो जाएगी, आदमी अच्छे लोगों से दूर हो जाए धीरे धीरे, तो रास्ता भी इंसान को नहीं मिलता, रोशनी भी दूर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या खबर उनको, शायद वार्निंग दे रहा समाज को, किसको, क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं। भड़कना मतलब यहाँ पे आग लग जाना, भड़कना मतलब आग लग जाना। किसका आग लगेगा, जो जमाने की हवाओं से बचाते हैं चिराग, चिराग को बचा के रखे हो, टैलेंट को बचा के रखे हो, सलाहियत को बचा के रखे हुए हैं, उस सलाहियत से आप खुद ही जल जाएगी, आपकी सलाहियत खत्म हो जाएगी। या लोगों को छुपा के रखेंगे, बम को बचा के रखेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप बचे, आप भी उड़ जाएगा, आप बम बनाइएगा तो आप भी उड़ जाएगा। शायद यहाँ पे कह रहा है कि जो जमाने को, अगर चिराग को बचा के रखे जमाने की हवाओं से, तो उस चिराग से उसका खुद ही घर जल जाएगा, यानी और लोगों के काम नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे लोग अपने जो है वो भी कुछ खास काम नहीं कर पाएगा, समाज के लिए वो बोझ हो जाता है, कुछ खास नहीं कर पाता है। तो शायद यहाँ पे शिकायत कर रहा है ऐसे लोगों को, क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं, मतलब आग लग जाती है, जो जमाने की हवाओं से बचाते हैं चिराग। तो शायद इस शेर में जो है बस क्या शिकायत ज्यादा क्या जला हुआ इंसान रहा होगा। अगला मिसरा गोश्त सिया बख्त, सिया मतलब काला, कह रहे कि हमारी नसीब कैसी काली है, लेटे से बोलती हमारी किस्मत फूटी, हमारा फूटल छले वही वगैरह बोलते हैं कि सिया वक्त मतलब जो किस्मत फूटी होती है, टूटी हो, जल गया हो। तो हम लोगों पे रोशन है ज़मीर, ज़मीर कहते हैं कैरेक्टर को, ज़मीर बोलते हैं खुद ही को। जैसे कभी कभी सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि ये काम करने का हमारा दिल गवारा नहीं करता, यानी आपका ज़मीर ऐसा है, आपका एहसास ऐसा है कि आप गलत काम करना नहीं चाहते हैं। शायद कह रहे कि हमारी नसीब फूटी हुई है, लेकिन हमने अपने ज़मीर को बचा के रखे हुआ, उल्टा पुल्टा काम नहीं किया, पैसा कमाने के लिए कुछ भी नहीं कर लिया, खुद अंधेरे में है, दुनिया को दिखाते हैं चिराग। अगर क्या कह रहा है शायद कि खुद किस में रह रहा है, अंधेरे में रह रहा है, और दुनिया को क्या कर रहा है, चिराग दिखा रहा है। खुद पढ़े नहीं, दूसरे को कर MBBS कर लो, नीट कर लो, IAS बन जाओ, फलान बन जाओ, ढकान बन जाओ, तो खुद पढ़ते नहीं है, खुद कहाँ है, अंधेरे में, दुनिया को क्या दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है। बस्तियाँ चांद सितारों की बसाने वालों, किसकी दुनिया बसा, जो चांद पे गया था, ठीक है, तो वो जो बसा रहे ठीक है, बस्तियाँ चांद सितारों की बसाने वालों। कुर्रा अर्ज, कुर्रा कहते हैं गोला को, प्लानेट जो है, अर्थ एक प्लानेट है, मून भी है, ठीक है, और सन वगैरह वगैरह। तो कुर्रा अर्ज पे आमिर खान बोला गोला पे, ठीक है, तो कुर्रा अर्ज में बुझने चले जाते हैं चिराग। कह रहे कि आप बस्ती कहाँ बसा रहे हैं, चांद पे जाके बसा रहे हैं, लेकिन जमीन पे जो लोग रह रहे हैं, चिराग मतलब लोगों को की मिसाल दी है। इंसान क्या हो रहा है, बुझ रहा है, इंसान की तकलीफ, दर्द, मुसीबत बढ़ रहा है, तो यहाँ तो लोग बुझ रहा है, मिट रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, मुसीबत बढ़ रही है, और आप चांद पे दुनिया बसा रहे हैं, बेवकूफ़ी पे लोग मजाक हो रहा है। ऐसे बेदर्द हुए हम। अगला मिसरा क्या कर शायद, ऐसे बेदर्द क्या हुए, बेदर्द जमाना क्या जाने हाल हमारा, क्या ऐसे बेदर्द हुए हम भी क्या गुलशन पर, गुलशन मतलब गुलशन खाला नहीं, गुलशन मतलब वही बाग, फूल, बागीचा। तो गुलशन पर बर्फ गिरी, बर्फ मतलब बिजली, बिजली कौन, आसमान वाली बिजली नहीं, यहाँ पे बर्फ मतलब तकलीफ, मुसीबत। तो जिंदा में जलाते हैं चिराग, कैद खाने में, बिजली कहाँ गिरी, तकलीफ मुसीबत कहाँ, बाग पे, हम जो है चिराग कहाँ जला रहे हैं, यानी दवा का मरहम कहाँ लगा रहे हैं, कैद खाने में लगा रहे हैं, यानी घर पे हम इलाज कर रहे हैं, बिजली गुलशन पे गिरी है।
आखिरी मिसरा शायर कह, ऐसी तारीकी आंखों में बसी है कि फराज, ऐसी तारीकी अंधेरा, इतना अंधेरा है, इतना निराशा हो गया है, कुछ नहीं हो पा रहा जिंदगी में, इतने नाउमीद हो गए, इतना अंधेरा छा गया कि रात को रात हम दिन को जलाते हैं चिराग। हमको मोटिवेशन वीडियो देखना पड़ता है हमको, संदीप मैसवारी का, यानी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो जिंदगी में नाउमीद नहीं होना है, आगे चिराग जलाते रहना है। चिराग नहीं मिले तो क्या करना, हम लोग लाइट जला देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। बिजली बिल हम चुकाएंगे। मुबारक अजीम आबादी के बारे में पढ़ चुके, अहमद फराज पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे हसन नईम के बारे में। हुस्न मत पढ़ देना, हुस्न उसका सबसे जुदा नहीं। नईम के माने नेमत के होते हैं, डजेंट मैटर। हसन नईम के बारे में पढ़ेंगे, इनकी जिंदगी को समझना है और इनकी 2 गज़ल आपके सिलेबस में है, उसको समझना है। तो पहली चीज देख लेते हैं, इनका जो नाम था सैयद हसन था, असल नाम क्या था, सैयद हसन। और किस नाम से मशहूर हुए, तो हसन नईम के नाम से मशहूर हुए। सैयद उसको कहते हैं जिनका ताल्लुक, जिनके बाप दादा परदादा, उनके दादा दादाओं के दादा, उनका ताल्लुक आपस में उनके खानदान से मिलता है, उनको सैयद कहा जाता है। तो इनके जो नसब थे, हसब नसब ही होता है, बाप दादा वगैरह, तो उनका ताल्लुक किससे मिलता है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान से मिलता है। तो इन्होंने अपने नाम में क्या लगाया था, सैयद लगाया था। तो कह सकते हैं ये लोग सैयद खानदान से थे। पूरा नाम क्या था, सैयद हसन असल नाम, और हसन नईम के नाम से मशहूर हुए थे। और जमींदारी थी, काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, घराना काफ़ी बड़े लोगों का था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। उसके अलावा जॉब भी मिली थी, वो आला दर्जे की जॉब थी, वज़रात खारजा, खारिज के मानते बाहर, लेकिन यहाँ पे वज़रात खारजा कहते हैं विदेश मंत्रालय को, ठीक है। फॉरेन मिनिस्ट्री जो होती है हर सरकार के अंडर में, खासकर हम बात करें कौन सी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो भारत सरकार में विदेश मंत्री होते हैं, ठीक है, विदेश मंत्रालय होता है, गृह मंत्री होता है, घर का होता है, ठीक है। तो वज़रात खारजा में विदेश मंत्रालय में इनको जॉब था, हाई प्रोफाइल जॉब था, लेकिन क्या हुआ कि इस्तीफा दे दिया। अब जॉब से इस्तीफा दे दिया, दिक्कत हुई तो वही क्या था, जमीन वाले को बेच बेच के खा रहे थे इसको। जो पैसे वाले लोग होते ना, बोलते 12 बीघा में पुदीना था, सॉरी 72 बीघा में, और 12 बीघा में मूली, और 24 बीघा में क्या धनिया, ये सब गाजर, तो जमीन बेच बेच के खाते थे। कौन, हसन नईम। और उसके बाद क्या हुआ, एक जॉब लगी गालिब इंस्टीट्यूट, दिल्ली में है, उर्दू का इंस्टीट्यूट है गालिब, तो उसमें डायरेक्टर बने। कुछ दिन के बाद इतने नाजुक मिजाज थे, नाजुक मिजाज मतलब किसी की बात सुनना ही गवारा नहीं, मानना तो दूर की बात, कोई कुछ बोला तुरंत लड़ गए, तुरंत गोली मार दी, इस टाइप का मिजाज, ठीक है। तो क्या बने, वो गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बने, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद उसमें भी इस्तीफा दे दिया। तो क्या करें, तो फिर वही जमीन बेच बेच के, लेकिन जमीन तो पहले से खा चुके थे, तो अब क्या बचा, गरीबी और मुफलिसी। गुर्बत और मुफलिसी इतनी आई जॉब छोड़ने के बाद, इतनी आई कि इलाज के पैसे का भी इंतजाम लास्ट टाइम में नहीं हो पाया। तो फाइनली मुंबई में 1991 को इंतकाल हुआ, 22 फरवरी 1991 मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। किनका, हसन नईम का। किस हालत में, गुर्बत और अफलास की हालत में, और ऐसी गुर्बत, ऐसी मुफलिसी के इलाज के पैसे भी नहीं थे। अब देख लेते हैं उनकी शायरी के बारे में कि उनकी शायरी में क्या क्या खसूसियात है, ठीक है। तो इनके जो उस्ताद हैं, ये जो जिनकी शागिर्दी इख्तियार किया, उनका नाम है फसीउद्दीन बल्खी, उससे ज़्यादा मुतासिर थे, उनसे इसरार लेते थे। और इन्होंने जो पढ़ा था और जो शायरी इनकी है वो क्लासिकल शायरी जो कहते हैं, जो परंपरागत पुराने ज़माने में शायरी चली आ रही है, तो उसका मुताला काफ़ी किया था इन्होंने। मोमिन और गालिब से भी मुतासिर थे, लेकिन फॉलो नहीं किया था मोमिन और गालिब को। कहते हैं तकलीद पसंदी इनको गंवारा नहीं था, किसी के पीछे सबसे अलग वो सबसे जुदा है, यानी अपने आप को सबसे अलग इनफरादी बना रहे थे, अलग तरह के बना रहे थे। मोमिन गालिब को फॉलो मतलब मुतासिर थे, फॉलो नहीं करते थे। इस गालिब के बारे में क्या, लोग गालिब के बारे में कुछ भी शेर बना देते हैं, इतने खुददार थे हम गालिब के, कभी क्लास नहीं गए, वो तो किसी की शौक ने कॉलेज पहुंचा दिया, ठीक है। तो मोमिन गालिब से वो पढ़ा था, मुतासिर थे, लेकिन तकलीद पसंद नहीं थे, फॉलो नहीं कर पाते थे, ठीक है। जदीदियत से भी मुतासिर थे, क्लासिकल शायरी का भी मुताला किया था और नए ज़माने की शायरी को भी फॉलो किया था। और यही उनकी शायरी में ख़ास बात थी कि उनकी शायरी में हुस्न इश्क था, दर्दमंदी थी, एहतजाज था, हर किसी को मानते नहीं थे। और ये ही उनकी शायरी की जान है, जो सबसे अलग करता है किसको, हसन नईम की जो है पर्सनालिटी है और ज़िंदगी है, शख्सियत है, उसको सबसे मुनफरिद करती है। ये रहा हसन नईम। अब इसकी 2 गज़लें हैं, दोनों गज़लों का मतलब हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हसन नईम की ज़िंदगी देख चुके, कहाँ पैदा हुए, पटना में, कहाँ मरे, बॉम्बे में, कैसी शायरी करते थे, क्लासिकल शायरी, और ज़मींदार थे और वज़रात खारजा में जॉब करते थे। सवाल इतना ही पूछेगा। अब देख लेते हैं उनकी शायरी में कभी कभी शायरी की तशरीह पूछ देता है, और उनकी गज़ल में क्या है, मतलब का शेर और मक्ता का शेर ये पूछ देता है। आइए एक लाइन देख लेते हैं।
पहला मिसरा क्या कि कल्ब जाम, कल्ब मतलब दिल, जान मतलब जान, वाव के माने होते और, तो कल्ब जाम में हुस्न की गहराइयां रह जाएंगी। किसके हुस्न की? हाँ, जिसका भी हुस्न है उसकी क्या रह जाएगी? गहराइयां रह जाएगी। अगला मिसरा में मतलब निकलता है, तू वो सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी। शायर क्या कर रहा है? कल्ब जाम में हुस्न की गहराइयां रह जाएगी, तू वो सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी। तो शायर अपने आप से मुखातिब है। शायर कह रहा है कि हम ऐसे सूरज हैं कि हमारी परछाइयां रह जाएगी। हालांकि सूरज में रोशनी भी होती है, लेकिन शायर यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारी रोशनी नहीं बाकी रहेगी। कौन बाकी रहेगी? परछाई। मतलब लोग अच्छे नाम से हम याद नहीं रखेंगे, हमें बुरे नाम से याद रखेंगे। कहले वो अगले मिसरे में कह रहा है कि अहले दिल को, किसको? अहले दिल, अहल मतलब वाला, दिल मतलब दिल, दिल वाला, अहले दिल, दिल वाले को याद सदियों आएगा मेरा जुनून। जुनून कहते हैं दीवानापन, पागलपन, बदमाशी। तो दिल वालों को क्या याद आएगा? सदियों याद आएगा। क्या याद आएगा? जुनून। सदियों मतलब 100 साल तक, मतलब एक जमाने तक दिल वाले लोगों को, अच्छे लोगों को या बुरे लोगों को मेरा जुनून याद आएगा। कैसा जुनून याद आएगा? शोहरतें होंगी फना, शोहरत फना हो जाएगी, अच्छी बातें लोग हमारी भूल जाएंगे, रुसवाइयां रह जाएंगी। यानी मेरी जो बुरी बात है उसको लोग याद रखेंगे, अच्छी बातों को लोग याद नहीं रखते हैं। अगर यकीन न हो तो गांव में किसी का काम करके देख लीजिए, मोहल्ले के लोग आपको 10 काम देंगे, 9 काम कर दीजिए, बाबू बहुत अच्छा, एक काम छोड़ दीजिए, फिर देखिए वो आपको तोहफा मिलेगा, गाली और क्या क्या बदनामी मिलेगा, अलग बात है। ठीक है, लोग अजब अजब तरह की बात करेंगे। ठीक, तो पहला मिसरा हुस्न मतलब शायर क्या कह रहा है? कल्ब जाम में हुस्न की गहराइयां रह जाएगी, तू वो सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी, अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनू, शोहरतें होंगी फना, रुसवाइयां रह जाएगी। यानी लोग आपको अच्छे नाम से याद नहीं रखेंगे। शायर यहाँ पे कहीं ना कहीं मायूस हो रहा है, एहसास कर रहा है कि अगर मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, अगर है भी तो लोग कम याद रखेंगे, मेरी बुराई को ज्यादा याद रखेंगे। फिर अगले मिसरे में शायर जिससे मुखातिब है, जिसके लिए शायरी की है, जिससे मोहब्बत की, उससे कह रहा है गुफ्तगू, गुफ्तगू बातचीत होगी। कौन बात करेगा? तुझसे, तुझसे मतलब जिससे मोहब्बत है उससे। गुफ्तगू तुझसे करेंगी मेरी गजलें सुबह शाम। शायर कह रहा है कि जब मेरी गजल आप पढ़ेंगे तो जिससे शायर मोहब्बत कर रहा है उसको कह रहा है कि सुबह शाम आपको मेरी याद आएगी, ऐसे याद आएगी जैसे मैं गजलों में आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि गजल भी तो आप ही के लिए लिखा है, मोहब्बत भी आपसे ही। तो गुफ्तगू तुझसे करेंगी मेरी गजलें सुबह शाम, सुबह शाम तेरी खलवत में मेरी तन्हाइयां रह जाएंगी। खलवत मतलब अकेलापन। तो जैसे आप अकेले होंगे तो उस अकेलेपन में आपको मेरे अकेलेपन की भी याद आएगी, जैसे आप अकेले होइएगा तो आपको मेरी मोहब्बत की, मेरी चाहत की याद आएगी ही आएगी। अगला मिसरा, मैं निकल जाऊंगा अपनी जुस्तजू में एक दिन। कर अपने जुस्तजू में किसी की तलाश है, जिंदगी छोड़ के या ऐसी दुनिया से निकल जाएंगे, जॉब नहीं चाहिए, ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। ठीक है, वो गाना सुना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो शायद ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये दुनिया मेरे काम की है ही नहीं, तो अपनी जुस्तजू में, अपने पागलपन में एक दिन मैं घर से निकल जाऊंगा अकेले, किसी को लेकर नहीं। बज़ में यारा में, बज़ मतलब महफिल, यार मतलब दोस्त, दोस्तों की महफिल में ख्याल आराइयां रह जाएंगी। ख्याल आराई मतलब बस अपना अपना लोग कयास लगाएंगे, अंदाजा लगाएंगे कि क्यों भाग गया, किसकी याद में भागा, आखिर क्या हो गया, लेकिन ख्याल जो है वो सोचेगा, ख्याल आराई करेगा, अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि आखिर हुआ क्या था। तो शायद ये कह रहा है कि मैं निकल जाऊंगा अपनी जुस्तजू में एक दिन, बज़ में यारा में, दोस्तों की महफिल में ख्याल आराइयां रह जाएंगी, दूर तक कोई न होगा नगमा, नगमा कहते हैं गीत को। ठीक है, हम मौत पे जिंदगी के गाते रहे नगमा तेरा, जिंदगी या जिंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। यानी कह रहे दूर तक कोई ना होगा नगमा संजो में नहीं, खुद से मुखातिब करके कह रहा है कि दूर तक कोई भी आपको याद नहीं करेगा, आपकी याद को कोई संजोएगा नहीं, आप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस चमन में याद की पुरवाइयां रह जाएगी, जो चमन है जहां रह रहे हैं आप, जिस बाग में, जिस गाँव, जिस बस्ती में, याद की पूर्वी हवा जो चलती है ना, हवा चलती है तेज तो पत्ते झड़ते हैं, फूल झड़ता है, तो कहते बस ये जो बाग है जहाँ हम रह रहे हैं, तो याद की प्रवाह, जैसे हवा आती है थोड़ी देर बाद चली आती, हवा आई फिर चली गई, वैसे लोग याद करेंगे, कितनी देर याद करेंगे, जैसे हवा, पूर्वी हवा को लोग याद करते हैं। तो बस चमन में याद की पुरवाइयां रह जाएंगी। शायद जिस बस्ती में रह रहा है, जिस गाँव में रह रहा है, क्या लोग थोड़ा बहुत हम याद कर लेंगे, और ज्यादा किसकी वजह से याद करेंगे? रुसवाई की वजह से याद करेंगे, तो अपनी जिंदगी से मायूस है शायद कहीं ना कहीं। अब अगला गजल देखते हैं। गजल देख चुके, अब आखिरी गजल देख लेते हैं। शायद क्या कह रहा है हसन नईम कि फसाना, फसाना लफ्ज की शुरुआत अफगानिस्तान में हुई थी। ठीक है, उसी से बना अफसाना, हमारी चाहतों का मिट न सकेगा फसाना। पत्थर पे लिखिएगा, उसको भी मिटा देंगे हथौड़ी छीनी से। ठीक है, चलो, शायर ने कहा था फसाना गम का। कौन सा फसाना सुना रहे? गम का। किसको? कोई गम गुसार हो तो कहें,
हसन नीम कह रहा है कि हम अपने गम का फसाना सुनाएंगे किसको, कोई हम जैसा आएगा तब हम उसको सुनाएंगे। कहानी दिल की कोई दिल फगार हो तो कहे, जैसे मेरा दिल फटा हुआ है, हमारा दिल जख्मी है, ब्रोकन हार्ट है, इसी तरह कोई और फटे दिल वाला आएगा तब हम उसको अपने दर्द की कहानी सुनाएंगे। अगला मिसरा है कि वहाँ यकीन के खुद ही कहेंगे हरफ जुनू। हरफ जुनू 3 हर्फ, मोहब्बत का हर्फ, इकबालनामा, कबूलनामा या मैंने कबूल किया, जो भी यकीन है, अगले को महबूबा को यकीन है कि शायर क्या कहेगा, खुद ही कहेगा जो भी कहना है उसको मोहब्बत का। यहाँ ये क्या शायर क्या करेगा, हमको फिक्र ये है कि फिजा साजगार हो तो कहें, माहौल अच्छा बनेगा, घर का माहौल ठीक रहेगा, उसका मूड ठीक रहेगा तब हम उसको बोलेंगे, नहीं तो मूड खराब हो गया तो सैंडल निकाल के बिना गिनती के मारेगी। तो शायद यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये फिक्र है कि फिजा माहौल बनेगा, मूड सेट हो तब जाके बोलेंगे। जुनून की कौन सी मंजिल में मिल रहा है सुकून, जुनून यहाँ पे इश्क मोहब्बत। हमारी तरह कोई बेकरार हो तो गए, और कौन सी मंजिल में सुकून मिलेगा, किसकी, मोहब्बत की। शुरुआत तब भी नहीं और बेचैन, इकरार हो गया तब भी, तो उसके बाद कोई दूसरी तरह की शादी हो गया तब भी, तब तो और बेचैनी शुरू। तो क्या करें, जुनून की कौन सी मंजिल में मिल रहा है सुकून, मिलेगा नहीं। हमारी तरह कोई बेकरार हो, जैसे हम बेकरार हैं ऐसे कोई बेकरार हो तो हम कहें। कहीं फसाने हिजरा बरब्त जिक्र वफा, हिजरा मतलब स्टेशन वाला नहीं, हिजरा मतलब हिजर से बना है, ब्रेकअप, जुदाई, हिजर के माने जुदाई। कहीं फसाने हिजरा बरब्त जिक्र वफा, किसी का अब न तुम्हें इंतजार हो तो कहे, किसी और का इंतजार नहीं हो, सबसे कट छट के बस हम हो और तुम हो, तब तुम्हें हम कहानी सुनाएंगे, अपने दर्द की मोहब्बत की दास्तान बताएंगे। उसी में छेड़ा न हमने फसाना शब गम, कि उनकी शाम भी कुछ सोगवार हो तो कहें। शायर क्या कह रहा है कि हमने शब गम, शब मतलब रात, गम मतलब गम, गम की रात का फसाना हमने नहीं छेड़ा, क्योंकि उसकी रात जो थी वो खुश थी, बर्थडे मना रही थी, कैफे पे आई थी, तो हम कैसे बताते, वो सैड हो जाती या इकरार कर लेते, बोल देते कुछ तो बेचारी उदास हो जाती, टेंशन में आ जाती, कितना अच्छा मूड बना हुआ था। तो कहते कि जैसे उसकी शाम भी कुछ सोगवार है, उसको भी कुछ याद आए मोहब्बत, तो तब जाके हम उसको अपना दर्द सुनाएंगे। वो मुस्कुराए कि बरहम, बरहम मतलब गुस्सा हो, एक गुजारिश पर हमने रिक्वेस्ट कर लिया, जो अपनी आंखों पे कुछ एतबार हो तो कहे, अब अपनी आंख पे एतबार नहीं हो रहा है, जमाना ऐसा ऐसा देख रहे हैं। कहानी दौरे जुनू की, जुनू वही मोहब्बत, उस मोहब्बत की जवानी कहानी कहे तो किससे नहीं। शायर कह रहा है कि हम किससे सुना अपनी मोहब्बत की कहानी, जहाँ में हम सब कोई गम शुआर, जैसे हमारा गम को पहचानने वाला कोई हो तब हम उसको अपनी कहानी बताएंगे, वरना हमारी मोहब्बत, हमारा दिल, हमारा गम, हमारा इश्क ऐसा है कि हम अपने दर्द की कहानी किसी को बताने वाले नहीं हैं। एज इट इज़ जैसा इंसान मिलेगा, हम जैसा मोहब्बत करने वाला तो हम बताएंगे, वरना